नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई नवीनतम और रोचक जानकारियां लेकर आते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि इन जानकारियों से आप लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आपको हो सके। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सूरजमुखी की उन्नत प्रजातियों की और साथ ही जानेंगे कैसे करें खेत तैयार। साथ ही होगी मुर्गी पालन के बारे में विशेष जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में सूरजमुखी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। वैसे तो इसकी खेती साल भर की जा सकती है, लेकिन उत्तर भारत में खास तौर पर जायद की फसल ली जाती है। सूरजमुखी की अच्छी पैदावार के लिए किन उन्नत किस्मों का चयन आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सूरजमुखी का पुष्प देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यह गंध रहित होता है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस है। सूरजमुखी दिन भर सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। जिस दिशा में सूर्य होता है, सूरजमुखी का फूल उसी दिशा में अपना मुंह कर लेता है। सूरजमुखी के फूल सूर्योदय पर खिलते हैं तथा सूर्यास्त के समय बंद हो जाते हैं। सूर्यमुखी के फूल लंबी अवधि तक खिलते रहते हैं और उद्यान की शोभा बनते हैं। सूरजमुखी एक औषधीय वनस्पति है। इसके पत्ते, बीज, फूल सभी का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में सूरजमुखी बेहद कारगर तिलहन फसल मानी जाती है। हमारे देश में मूंगफली, सरसों, तोरिया व सोयाबीन के बाद यह भी एक खास तिलहनी फसल है। रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की बुआई से पहले जो समय अवधि है उसे हम जायद ऋतु कहते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्रों में इस लघु अवधि में जो फसलें उगाई जाती हैं उसे हम जायद की फसलें कहते हैं। और जायद की फसलों के लिए किसान भाइयों के पास बहुत से विकल्प हैं। जैसे वो कोई भी सब्जी वर्गीय फसल ले सकते हैं, कद्दू वर्गीय फसलें ले सकते हैं, कम अवधि की मूंग और उड़द ले सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत ही अच्छा विकल्प जो किसान भाइयों के पास है वो है जायद सूरजमुखी। और ख़ास तौर पर उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। सूरजमुखी शुरुआत में भारत में एक गैर परंपरागत फसल के रूप में आई, और बल्कि फसल भी नहीं, एक सजावटी पौधे के रूप में इसे लाया गया। लेकिन अब यह पूर्णतः तिलहन के रूप में स्थापित हो चुकी है और इसके बहुत से कारण हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। करीब 40 से 45% तक तेल सूरजमुखी में पाया जाता है और इसके तेल से हम वनस्पति घी भी बना सकते हैं। आजकल हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, उसके साथ ही आजकल गुणवत्ता या क्वालिटी की बात भी की जाती है। तो सूरजमुखी के तेल की अगर हम बात करें तो उसमें पूफा की मात्रा बहुत अच्छी होती है। यानी कि जब भी हृदय रोगी अगर कोई है या जिसे उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन सभी रोगियों के लिए ये सूरजमुखी के तेल का सेवन करना बहुत ही उपयोगी होता है। इसके तेल में वैसे भी सेलेनियम, मैग्नीशियम और कई अच्छे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जिनको कैंसर से लड़ने के खिलाफ इनकी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इसका तेल पूर्णतः बहुत लाभदायक है। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसे पशुओं, मुर्गियों और सूअर को भी खिलाया जाता है। और इनको खिलाने का कारण ये है कि इसमें करीब 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है सरसों के तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसमें। अगर आप देखें तो जिसको हम हेड कहते हैं, इसके ऊपर से दाने निकालने के बाद में जो थैलेमस बचता है वो भी पशुओं को सीधा खिलाया जाता है। और ये फसल जो है इसका बायोमास या भार बहुत अधिक होता है। तो आपके बीज लेने के बाद में जो बचे हुए अवशेष हैं उसे फसल अवशेष के रूप में या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बनाने के रूप में भी इसको उपयोग किया जा सकता है। इसके तेल से कई सौंदर्य उत्पाद भी बनते हैं। उसके अलावा पेंट, वार्निश और ग्रीस की तरह इसके तेल का उपयोग होता है। यानी कि सूरजमुखी की फसल एक है और इसके फ़ायदे अनेक हैं। उसके अलावा इसके दाम या कीमत भी मार्केट में अच्छी मिलती है। जितने भी क्वालिटी ऑयल या उत्तम गुणवत्ता के तेल की मांग करते हैं तो सूरजमुखी का तेल उनकी प्रथम जो है वो चॉइस हुआ करती है। तो अब ये बात है कि किसान भाई इसको कब उगाएं, किन फसल चक्रों में इसको अपनाएं। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सूरजमुखी की जो फसल है वो तापमान और प्रकाश दोनों ही के प्रति असंवेदनशील है। यानी कि किसी भी समय, वर्ष में किसी भी समय इसको उगाया जा सकता है। यानी कि रबी, खरीफ और जायद
तीनों ही फसलों में, तीनों ही ऋतुओं में इसे उगाया जा सकता है। उत्तर भारत की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जायद की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है सूरजमुखी के अगर अपन बात करें तो, क्योंकि खरीफ की बुआई से पहले जो आपको अवधि मिलती है जिसमें आपका खेत खाली रह जाता है और आप कोई फसल नहीं ले पाते, तो सूरजमुखी के द्वारा आप फसल चक्र का सघनीकरण कर सकते हैं। अब आपने मान लीजिए मक्का लिया है या अगेती, उसके बाद में अगेती गेहूं है, उसके बाद जो खेत खाली हुआ वहाँ आप सूरजमुखी ले सकते हैं। या मान लीजिए मक्का के बाद में तोरिया जहाँ आप लेते हैं, तो तोरिया की कटाई तो लगभग हो चुकी है, उन खेतों में इन जायद के मौसम में हम सूरजमुखी को ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी फसल जब आपकी फरवरी के आखिर तक कट जाती है, तो फरवरी का आखिरी जो सप्ताह है उससे लेके मार्च के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई सफल है, संभव है और की जा सकती है। और बारिश आने से पहले, यानी कि 1 जुलाई से पहले ही इसका कटाई हो जाती है। अब क्योंकि तीनों ही ऋतुओं में हम सूरजमुखी ले रहे हैं, तो इन तीनों में अवधि अलग अलग होगी। अगर रबी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अवधि इस समय होती है, करीब 120 से 130 दिन। जायद में केवल ये 90 से 100 दिन की फसल होती है। और खरीफ में क्योंकि बारिश 2-3 आ जाती है, तो ये करीब 110 से 120 दिन की इसकी फसल होती है। यानी कि जायद में आप अपने 90 से 100 दिन में एक पूरी जो फसल है सूरजमुखी की, वो आप ले सकते हैं। तो सूरजमुखी की भी बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारी किस्में, संकर भी और सामान्य किस्में भी संस्तुतित की गई हैं विभिन्न क्षेत्रों के आधार पे। तो संकर की बात करें तो BSH1 पहला संकर था सूरजमुखी का, जो कि कर्नाटका से रिलीज़ हुआ था। उसके बाद कई संकर हैं, KBSH1 है, सनराइज सिलेक्शन है, DSRH1 है, उसके अलावा संजीन 85, PSC 36 है और सनराइज सिलेक्शन। इनमें से आप अच्छी किस्म का आप चयन कर सकते हैं। और अगर ये सब संकर किस्में थी, और इसके अलावा जो सामान्य किस्में हैं उसमें आपकी मॉडर्न किस्म है, एक TNAU SUF 7, ये एक बहुत अच्छी किस्म है और ये उत्तर भारत क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा उसका उत्पादन क्षमता देखी गई है। तो क्षेत्र के अनुसार ये कुछ आम किस्में हैं जो आप ले सकते हैं। उसके अलावा विभिन्न राज्यों में, राज्य के जो आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है उसके हिसाब से भी काफ़ी सारी किस्में और संकर इसमें संस्तुतित किए गए हैं, जैसे कि BSH1 हमने बताया, उसके अलावा DRSH1 है, KBSH1 है, ज्वालामुखी एक अच्छी किस्म है, संजीन 85, उसके अलावा PSFH 68 भी एक अच्छी किस्म है, जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी जो है वो की गई है। इसके अलावा अगर आपको सभी किस्मों का, अगर आप एक साथ में उसके सारे संस्तुतित जो क्रियाएं हैं, जैसे मान लीजिए बीज उपचार है, या आपको बुआई कैसे करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, इन सब महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखें। और किस फसल की, किस संस्तुतित किस्म की क्या सस्य क्रियाएं हैं, उनका अगर आप सही प्रकार से पालन करेंगे तो सूरजमुखी का अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो अभी आपने जाना सूरजमुखी की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे किस तरह से करें खेत तैयार। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में, शाम 5 बजे और 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खेत खलियान। किसान भाइयों बहनों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सूरजमुखी की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताया। अब आइए जानते हैं किस तरह सूरजमुखी की खेती के लिए अपने खेत को पहले तैयार करें, और साथ ही बुआई के लिए कौन सी उपयुक्त विधि को चुनें। सूरजमुखी की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में अच्छी नमी व मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत आवश्यक है। सिंचित भूमि में पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, बाद में 2 जुताई डिस्क हैरो या देशी हल से कर खेत तैयार करते हैं। किसी भी फसल में किस्म के चुनाव के बाद सही समय, सही तरीके से उसकी खेतों में बुआई उतनी ही महत्वपूर्ण है।
अगर हम सूरजमुखी की बात करें तो एक बार अगर आपने किस्म का चुनाव कर लिया है क्षेत्र के अनुसार और आपके समय के अनुसार, तो आपको सही समय पर बुआई सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम उत्तरी भारत की अगर बात करें, जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, उसमें अगर सूरजमुखी की बुआई करें तो फरवरी का जो आखिरी सप्ताह है उससे लेकर मार्च के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई होती है। इसकी बुआई के समय आपको ये ध्यान रखना है कि बारिश से पहले इसकी कटाई हो जानी चाहिए। अगर बारिश हो जाती है और आपकी सूरजमुखी की कटाई नहीं हो पाती तो दानों के खराब होने की आशंका रहती है, साथ ही आपकी खरीफ की फसल की बुआई के अंदर लेट हो जाता है। तो इस देरी से बचने के लिए समय पर बुआई सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले भी बताया कि आखिरी सप्ताह से फरवरी का लेके मार्च के शुरू के 7 या 10 तारीख तक इसकी बुआई हो जानी चाहिए। अब आपने सही स्रोत से सही किस्म का अगर चुनाव किया है तो आपको खेत की तैयारी के बारे में भी ध्यान रखना होगा। सूरजमुखी का अगर आप दाना देखें तो बहुत कठोर होता है, तो उसकी पपड़ी को नमी ज़्यादा चाहिए, और अगर खेत में नमी की कमी है तो आपकी बुआई और जो आपका फुटान है वो बहुत कम होगा, अंकुरण भी बहुत कम होगा। तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी रहे। आपका खेत जो है, इसमें आप एक प्री सोइंग इरिगेशन या परेवा जो हम कहते हैं सूरजमुखी की बुआई से पहले आप वो कर सकते हैं। और खेत जब तैयार हो जाए या स्थिति में आ जाए उस समय एक गहरी जुताई करना चाहिए, और उसके बाद 1 या 2 कल्टीवेटर चला देने से आपका खेत और पाटा चला देने से बिल्कुल लेवल या समतल हो जाता है। वैसा आपको खेत का, आपको मिट्टी देखिए, जो दोमट मिट्टी है, जो ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्की, सूरजमुखी के लिए उपयुक्त होती है। और पीएच मान उदासीन के आसपास रहे, मान लीजिए 6.5 से लेकर 7.5 तक, तो उसमें हम उत्तम उत्पादन सूरजमुखी का ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप खेत का चुनाव करें, खेत की तैयारी करें, और आखिरी जुताई के समय आपको खरपतवार से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, और साथ ही आपको उर्वरकों का भी ध्यान रखना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीज दर की। अब हमने जैसे शुरू में बताया कि आपकी 2 तरह की होती है, या तो आप एक संकर किस्म लेते हैं या कोई सामान्य किस्म लेते हैं। अब इसमें क्योंकि आपकी पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के दूरी में फ़र्क होता है, तो आपके दोनों की बीज दर भी अलग होगी। आप ध्यान रखिए कि संकर किस्म अगर आप चुनते हैं तो 6 से 7 किलोग्राम बीज जो है वो पर्याप्त रहता है, क्योंकि आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रहती है और पौधे से पौधे का अंतराल हम करीब 30 सेंटीमीटर रखते हैं हाइब्रिड किस्मों के लिए। अगर आप सामान्य किस्म ले रहे हैं तो आपको करीब 8 से 10 किलोग्राम बीज चाहिएगा, और उस 8 से 10 किलोग्राम बीज को आपको पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, और पौधे से पौधे को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी को बना के रखना है। अगर ये अवधि या ये अंतराल अगर आप पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच में नहीं बना पाते हैं तो प्रत्येक पौधे से आपको मिलने वाली उपज में कमी होती है। तो आपको बीज दर का भी ध्यान रखना है। बुआई बहुत गहरी ना करें, 3 से 4 सेंटीमीटर जो गहरी बुआई है वो उपयुक्त होती है। ट्रैक्टर से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और जो गेहूं वाला सीड ड्रिल है वो भी उपयोग में ले सकते हैं। बीज की अगर आप एक जो नली है उसको रोक दें तो 45 और 60 दोनों ही आपको पंक्ति से पंक्ति की अवधि इसके अंदर मिल जाएगी। लेकिन बुआई से पहले आपको बीज उपचार के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें फफूंदजनक बीमारियां आ सकती हैं। अगर उसके लिए एक कैप्टान या थीराम नाम का एक फफूंदनाशक होता है, उसकी करीब 2 से 3 ग्राम मात्रा आपको प्रति किलोग्राम बीज को बुआई से पहले उपचारित करना है। और ऐसे बीज का आप उपयोग करते हैं तो फफूंदजनक बीमारियां सूरजमुखी में नहीं आएगी। अब उसके अलावा क्योंकि खरपतवार एक समस्या है, और इस जो सूरजमुखी की जो फसल है उसमें पंक्ति से पंक्ति का अंतराल भी ज़्यादा होता है, तो पौधे या फसल का अंतराल ज़्यादा होता है, तो उर्वरकों को या खरपतवारों को आपको उसमें ज़्यादा जो है वो जगह मिलती है। उसके लिए प्री इमरजेंस यानी कि बुआई से पहले और फसल निकलने के बुआई के बाद में और फसल निकलने से पहले, जिसे हम प्री इमरजेंस कहते हैं, उसके लिए आपको एक पेंडीमिथिलीन नाम का एक खरपतवार नाशक है, उसकी 1 लीटर मात्रा करीब 500 से 600 लीटर घोल के आपको बुआई के जस्ट बाद, मान लीजिए 48 घंटे के अंदर अंदर आपको खेत में छिड़क देना है। उससे आपको शुरू के 30-35 दिन तक खरपतवारों की समस्या नहीं होगी। और सूरजमुखी में 30 से 35 दिन ही जो क्रांतिक अवस्था है खरपतवारों की वो होती है। इस समय अगर आपने फसल को खरपतवारों से बचा लिया तो आगे ये खरपतवार फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते। तो सूरजमुखी की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे मुर्गी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहें हमारे साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ आप अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए कुछ और व्यवसाय भी चुन सकते हैं। कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला एक बहुत ही अच्छे व्यवसाय का विकल्प है मुर्गी पालन। आइए आपको बताते हैं मुर्गी पालन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात आवास आहार की हो या फिर रोगों से मुर्गियों के बचाव की। प्राणिज पुष्टिसार या एनिमल प्रोटीन पुष्टिसार का एक प्रमुख व प्रबल स्रोत है। यह हमें अंडा, मांस, मछली, झींगा, मुर्गी आदि से प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुष्टिसार के ये स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तथा इनके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। पुष्टिसार के अभाव से होने वाले रोग खास करके ग्रामांचल के रहने वाले बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में देखे जाते हैं। हमारे देश में तथा राज्य में जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 180 अंडों की आवश्यकता है, वहां इसका 1/3 या 60 अंडा ही उपलब्ध है। इसी प्रकार जितने मांस की आवश्यकता है उसका 20% ही उपलब्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में मुर्गी पालन एक अत्यंत लाभदायक अवसर प्रदान करता है। कुकुड़ा को साधारणतः आम अंडा पाई पालन करथाउ, मांस पाई पालन करा जाय थाए। तेबे आजिकाली जो माने छोट चाषी बा अल्प पुंजी लगई पारिबे बा खटई पारिबे से माने ब्रॉयलर कुकुड़ा पालन करछंती। मुर्गी पालन अंडे व मांस के लिए किया जाता है। क्षुद्र किसान या स्मॉल फार्मर कम पूंजी विनियोग करके मांस उत्पादन के लिए ब्रॉयलर प्रजाति के मुर्गियों का पालन कर सकते हैं। आरंभ में 200 की संख्या से आरंभ करके हजारों की संख्या में ब्रॉयलर मुर्गी का पालन किया जा सकता है। यही कारण है कि आजकल आभ्यंतरीण ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग छोटे बड़े मुर्गी के फार्म लगा रहे हैं। आजकल मांस की पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग घर आंगन में भी 20-25 मुर्गियां रखकर छोटे स्तर पर मुर्गी पालन कर रहे हैं। मुर्गी पालन एक कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। थोड़ी सी तालीम प्राप्त करके किसान मुर्गी पालन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। मुर्गियों का दड़बा या घर ऊंचे तथा ढलवें स्थान पर बनाना चाहिए, जहां जल का जमाव ना हो। यह स्थान जनबस्ती से दूर हो तो अच्छा है, कारण इससे घर आंगन के पास रहने वाले मुर्गियों तथा अन्य पक्षियों से रोग का संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है। घर का फर्श कड़ा तथा सीमेंट का हो तथा दीवार फर्श से 1 फीट की ऊंचाई पर हो तथा 6 से 8 फुट की ऊंचाई तक जाली होनी चाहिए, ताकि घर शुष्क व हवादार हो। घर का छत छप्पर या एस्बेस्टस का होना चाहिए। चूजे हमेशा एक विश्वस्त तथा निर्भरशील स्थान से खरीदने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि चूजों के साथ किसी रोग का संक्रमण न आए। बाजार की मांग के हिसाब से चूजे की संख्या तय करें। साधारणतः भाव में 40 ରୁ 42 दिन भितर अति बेसी 45 दिन भितर ब्रॉयलर कुकुड़ा को बिक्री करदेवा को हुए, जिते से प्राय 1.5 किलो हाराहारी भाव में वजनदार ही था। मुर्गियों को 40 से 45 दिन के अंदर बेचा जाता है। अधिक समय रखने पर उनके भोजन व रखरखाव पर लाभ की तुलना में खर्च अधिक होता है। मुर्गियां 40 से 45 दिन में 1.5 किलोग्राम तक हो जाते हैं। चूजों को लाने के तुरंत बाद ग्लूकोज या इलेक्ट्रल पाउडर का द्रवण पिलाना चाहिए। ऐसा करने पर मृत्यु दर कम हो जाती है। चूजों को सही उत्ताप देने के लिए विद्युत बल्ब की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले सप्ताह में तापमात्रा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखें तथा प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से कम करके चौथे सप्ताह में तापमात्रा 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखें। यदि चूजे बल्ब के नीचे जमा होते हैं तो उन्हें
कम उत्ताप मिल रहा है। ऐसे में बल्ब को नीचे करना चाहिए तथा अगर बल्ब से दूर दूर रहें तो उन्हें अधिक उत्ताप मिल रहा है। ऐसे में बल्ब को ऊपर करना चाहिए। थोड़े से अनुभव द्वारा सही स्थिति पर बल्ब लगाया जा सकता है। यह अत्यंत आवश्यक है तथा मृत्यु दर को कम कर देता है। चूजों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले 5 से 7 दिन तक प्री स्टार्टर फीड या स्टार्टर फीड देनी चाहिए। फार्मों में आजकल पहले सप्ताह प्री स्टार्टर दिया जाता है, इसके बाद 4 सप्ताह तक स्टार्टर फीड दिया जाता है। इसमें 22% तक पुष्टिसार होता है तथा अंत में बिक्री तक फिनिशर फीड दिया जाता है, जिसमें 18 से 20% पुष्टिसार होता है। रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण आवश्यक है। चूजा उत्पादन करने वाले फार्म चूजों को पहले दिन ही मैरेक्स रोग का टीका लगा कर देते हैं। इसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर रानीखेत रोग के लिए लेसोटा आँख या नाक में पुंद के रूप में दिया जाता है। 13 से 14 दिन में IBD या गुमर रोग का टीका लगाया जाता है। अगर उस क्षेत्र में रानीखेत हुआ हो या होने की संभावना हो तो 25 से 28 दिन में लेसोटा की बूंद दोबारा दी जाती है। इसके अलावा मुर्गियों को अगर पतला दस्त हो तो प्राणी चिकित्सक के परामर्श से टीका या औषधि देनी चाहिए। नए चूजों को भोजन या पानी के साथ टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन तक देनी चाहिए, ताकि अगर पहले से कोई संक्रमण हो तो वह समाप्त हो जाए। मुर्गियों को खाद्य में विटामिन्स, खनिज लवण या मिनरल तथा कैल्शियम भी नियमित रूप से देनी चाहिए। ब्रूडिंग या छोटे चूजों को पालते समय 200 चूजों के लिए 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है, पर ग्रोवर या बड़े चूजों को दुगने यानी 1 स्क्वायर फीट प्रति चूजे की आवश्यकता पड़ती है। कुछ किसान ब्रूडर और ग्रोवर को एक साथ रखते हैं, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्रूडर और ग्रोवर को अलग अलग रखना चाहिए। इससे एक दूसरे को संक्रमण नहीं करते और संक्रमण की आशंका भी कम हो जाती है। वे चोंच द्वारा एक दूसरे को घायल भी नहीं करते, कारण सभी मुर्गी एक ही आकार के होते हैं। परिवेश को शुष्क रखनी चाहिए। नम या आर्द्र परिवेश में ये रोग पनपते हैं। 40 से 45 दिन बाद जब मुर्गी करीब 1.5 किलोग्राम की हो जाए तो इसकी बिक्री करनी चाहिए। एक बैच की मुर्गी के बिक्री के बाद मुर्गी घर को अच्छी तरह से साफ करके इसे विशोधित करनी चाहिए तथा 1 सप्ताह के बाद नए बैच का परिपालन आरंभ करनी चाहिए। अगर किसान भाई बहन इन बातों के प्रति सजग होकर मांस के लिए ब्रॉयलर मुर्गी का पालन करें तो वे आर्थिक उन्नति के साथ ही अपने व अन्य लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं तथा पुष्टिसार से भरपूर मांस का उत्पादन करके इसके अभाव को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मुर्गियां केवल 40 से 45 दिन में बिक्री योग्य हो जाती हैं, अतः 1.5 महीने के अंदर लाभ के साथ पूंजी भी वापस मिल जाती है। पशुपालन विभाग के माध्यम से सरकार उद्यमियों को आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता व चूजे तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाती है। किसान भाई बहन इसका लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निकटस्थ पशुपालन विभाग के अधिकारी से संपर्क करें। अभी हम एक ऐसे मुर्गी पालक किसान से मिलेंगे जिन्होंने बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन किया है तथा स्वरोजगार के साथ साथ आर्थिक उन्नति भी की है। मैं ब्रॉयलर फार्म करसी 7-8 हज़ार कैपेसिटी है। मैं पिछले 10-12 वर्ष से ब्रॉयलर प्रजाति की मुर्गियों का पालन कर रहा हूँ। मेरे पास 7 से 8 हज़ार मुर्गियाँ हैं तथा बाजार की मांग के अनुसार मैं इनकी संख्या तय करता हूँ। मैंने 2 लोगों को नियोजित किया है जो फार्म के देखरेख में मेरी सहायता करते हैं। मुर्गी पालन से मुझे अच्छी आमदनी हो रही है। अपने स्वरोजगार के साथ साथ मैंने और भी 2 लोगों को रोजगार दे रखा है। अंत में मैं अपने साथी किसान व शिक्षित तथा बेरोजगार युवक युवतियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुर्गी पालन एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है और कम समय में लाभ के साथ पूंजी वापस करता है। सरकारी सहायता का लाभ उठाकर यदि वे मुर्गी पालन करें तो स्वरोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं तथा पुष्टिसार से भरपूर मांस का उत्पादन करके कुपोषण के रोकथाम में अपना योगदान दे सकते हैं।
तो किसान भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सूरजमुखी की खेती और मुर्गी पालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके आय वृद्धि में ज़रूर सहायक साबित होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।